पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, पिछले क्लास में लेजर किरणें के दो प्रमुख विशेषताओं को लिखे। लेजर लाइट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले वीडियो है उसमें मैंने आपको लेजर लाइट पढ़ाया। देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया, आपका लेजर लाइट पूछ दिया। मेरा पढ़ा हुआ बिल्कुल टारगेट पे जाता है। हालांकि देखिए डी ब्रोगली तरंग यानी कितनी बार पूछा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक का मान इतना दिया। इस तरह से इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, है ना। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये वाला पीछे वाला मैंने पढ़ा चुका है। जो हम जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से डायरेक्टली टारगेट करके बोर्ड लगता है कि हमसे पूछ के क्वेश्चन बनाए, आपके सामने दिखा हूँ, एक प्रूफ है। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो हम लोग को चल रहा था मॉडल सेट, जो सरकार द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जो मॉडल सेट जारी किया है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 33 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 34 से आगे देखेंगे, लगभग 50 तक कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ये बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। जहां उसको टिक लगाना है ऑब्जेक्टिव टाइप का टिक लगा देंगे, जहां से सॉल्व करना होगा हम लोग उसको सॉल्व करके समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन है एलआरसी सर्किट से रिलेटेड है, ठीक है। एलआरसी सर्किट क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा हो, कुंडली भी जुड़ा हो और कैपेसिटर भी जुड़ा हो, तो सब एलआरसी सर्किट बोलते हैं यार। उसमें बोला है, एलआरसी सर्किट में बोला है कि आपको रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में कौन सही होगा। तो जब हम लोग एलआरसी सर्किट की बात करें, एलआरसी सर्किट में ये हो गया तार, ये होगा कुंडली, ये होगा पस्सी। इस सर्किट में हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें एक्सएल का मान और एक्ससी का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एक्सएल और एक्ससी का मान क्या होगा, दोनों बराबर होगा। हल करने की जरूरत नहीं है, बस एलआरसी सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक्सएल का मान और एक्ससी का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, इसका कोई मैथमेटिक नहीं है और कोई नहीं, बस यही कंडीशन है कि रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्ससी का मान बराबर होता है। चलो हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर मतलब cos फाई, ठीक है। चौक कुंडली में क्या होगा, तो पावर फैक्टर जो है ना आपको ज्ञात करना होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं जो चौक कुंडली में क्या होगा, L, ठीक है। जब का L होगा इस सर्किट में, अगर ये L होगा तो इसमें अगर धारा और I का बीच का कोण की बात करें, इनके IRMS और VRMS के बीच का हम लोग कोण की बात करें तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका हम लोग 90 डिग्री होता है, जिसमें एलआरसी सर्किट में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ से हम लोग जब फॉर्मूला ज्ञात करते हैं पावर फैक्टर का, ठीक है, तो औसत शक्ति बराबर IRMS, ठीक है, इंटू VRMS और यहाँ पे क्या है cos फाई। तो यहाँ पे cos फाई का मान पूछा है, तो cos फाई का मान 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो cos फाई का मान है, जैसे हम पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना, 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0। शक्ति बोलता तो 0 होता, और आपका पावर फैक्टर शक्ति गुणांक पूछा तो शक्ति गुणांक का मान भी कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आप लोग ये सब चीज पढ़े भी होंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सब कॉपी में सबका होगा लिखा हुआ। चलो अगला क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग सेलों की बात करें। सेल का मतलब है बैटरी, ठीक है। अब ये बैटरी को किस क्रम में जोड़ने के बोला है देख लीजिए आप लोग, उसके बाद उसी को हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल जिसको EMF 1 और EMF क्या 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, ठीक है, समतुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा। तो देख ले हम लोग, जैसे कि अगर बैटरी की बात करें एक, है ना, तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, ठीक। ये बैटरी इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका R1 होगा, इसका प्रतिरोध R2 होगा, इसका E1 होगा, है ना, इसमें क्या होगा आपका E2 होगा। एक रफ डायग्राम है, आप हमको इसका जो मान ज्ञात करना होगा। तो EMF एक प्रकार का वोल्टेज होता है, EMF एक प्रकार क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो E बराबर आपका आएगा ऊपर में टोटल करंट I1 प्लस I2। I1 क्या होगा कि इसमें होगा धारा, I1 होगा आपका इसमें धारा, और I2 क्या होगा आपका इसमें धारा दूसरा कुंडली में। और नीचे कितना है आपका इसका टोटल रेजिस्टेंस दोनों में किस में आपका पैरेलल क्रम में है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होगा EMF
तो आई बराबर जब फॉर्मूला होता है V ओपन R होता है, तो V ओपन R के अकॉर्डिंग यहाँ पे V की तरह काम कौन करेगा, EMF। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, EMF 1 अपन R1 प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा U2 अपन क्या है आपका R2, और नीचे पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। कैसे आएगा देख सकते हैं हम लोग। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ऊपर में एलसीएम आएगा R1 R2, अगर आपका EMF 1 R2 प्लस यहाँ भाग लगाना R1 कट जाएगा तो R2 बच जाएगा। यहाँ क्या है EMF 2 इंटू R1, और इसका नीचे की बात करें नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा आपका R1 इंटू R2 आएगा, और R1 प्लस क्या बचेगा R2, और ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये दोनों आपका क्या हो गया कट गया। कटने के बाद आपका फाइनल आंसर बचेगा U1 R2 प्लस U2 R1 नीचे R1 प्लस R2। ये थोड़ा क्वेश्चन थ्योरी से उठाकर डाल दिया है इसलिए लंबा जा रहा था। इसका बी नंबर क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतर सकते हैं ताकि आप लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना बहुत लंबे समय तक वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो टिक लगाने के बाद बस टिक लगा के भूल भी जाएंगे जल्दी से। तो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे किसी गैल्वेनोमीटर की बात बोल रहे हैं। यहाँ पे किसी गैल्वेनोमीटर में जो चौक कुंडली है धारा है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं कहीं तो ये चीज पढ़ाई होगा। चौक कुंडली में जो है ना आई का जब फॉर्मूला होता है आई बराबर चौक कुंडली में आई बराबर जब फॉर्मूला होता है K इंटू फाइव होता है। K इंटू क्या होता है फाइव ना देखे यहाँ पे क्या दिया थीटा दिया है। आप लोग पढ़ेंगे बुक में जो फाइव था यहाँ पे थीटा देकर रखा। तो K क्या आपका कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये समानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब ये गैल्वेनोमीटर इस तरह कांटा होता है, इस तरह का आपका लकीर होता है, यहाँ पे एक कांटा होता है, ये 0 पे होता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं एंगल भी क्या होता है फाइव बोलो या थीटा बोलो एंगल का मान भी क्या होता है आपका बढ़ता है। ठीक है, जैसे बढ़ाते हैं तो एंगल का मान भी क्या होता है आपका बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे अब 0 डिग्री यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री यहाँ पे रहेगा और डिग्री बढ़ाएगा तो ऐसे जाएगा। तो इस तरह से एंगल और किसका धारा के बीच का जो है रिश्ता जो होता है समानुपाती होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं आई समानुपाती थीटा या फाई, आई समानुपाती थीटा या फाई। लेकिन थीटा दिया तो थीटा मार लेना पड़ेगा। ये आपका हो गया आंसर। अगला देख सकते हैं आसान मिलेगा क्वेश्चन सब। देखो क्यूरी का नियम आपको पढ़ाया गया था। क्यूरी का नियम क्या कहता है कि लोहा चुंबक पदार्थ में था ये क्यूरी का नियम। ठीक है, आप लोहा चुंबक पदार्थ क्या होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट पदार्थ क्या होता है कि जब भी किसी लोहा को हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग गुण इनके उसके अंदर जो चुंबक के गुण है वो धीरे धीरे खोते जाएगा। आप अगर लोहा को ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे चुंबक के बल में तो आप आपस में जल्दी क्या आकर्षित कर लेगा, लेकिन जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका आकर्षण गुण खोता जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि क्वेश्चन में क्यूरी ताप के ऊपर लोहा चुंबक पदार्थ होता है। तो क्यूरी ताप के ऊपर लोहा चुंबक पदार्थ क्या होता है अनुचुंबक होता है। इसका अंग्रेजी बोलता है पैरामैग्नेट। तो क्यूरी ताप जो होता है लागू होता है किस पर एक फेरोमैग्नेट पर लोहा चुंबक पदार्थ पर। और लोहा चुंबक पदार्थ को जैसे हम लोग क्या करेंगे ताप देंगे ना तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा और वो चुंबक के गुण खो जाएगा। वहां पे एक संबंध भी पढ़े थे आप लोग। ठीक है, हम क्या मैग्नेटाइजिंग गुण और अपन टेम्परेचर मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग जो होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग जो होता है ताप का ऑलरेडी विद्युत अनुपाती होता है। कहीं न कहीं क्यूरी के नियम में पढ़े थे। तो उसी के बाद बोला है कि जैसे उसको गर्म करेंगे तो लोहा चुंबक का गुण खो देगा। लोहा चुंबक गुण खोने के बाद क्या बनेगा अनुचुंबक बनेगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं टिक लगा लीजिए। चलो हम लोग आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों पर नमन कोण नति कोण कितना होगा। ठीक है, तो चुंबक ऐसा हम समझ सकते हैं अगर आर्त अगर है तो ये जो बीचों बीच जाएगा भूमध्य रेखा जाएगा उस पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग भूमध्य रेखा या तो ये बोलेंगे। और इसका ध्रुव जो होगा इसका ध्रुव पृथ्वी ऐसे समझ लेते हम लोग। ये मान लेते आर्त है। ठीक है, ये आपका चुंबक की रेखा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा है ना पृथ्वी के ध्रुवों पर जो नमन कोण कितना डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे क्या आपका 0 डिग्री होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एंगल थोड़ा थोड़ा क्या होगा बढ़ते जाएगा। ऐसे बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा, ऐसे जाएंगे तो और बढ़ेगा। और ध्रुव पे चल जाएंगे तो नमन कोण कितना डिग्री हो जाए आपका कितना डिग्री हो जाए आपका 90 डिग्री। चाहे वो ध्रुव चाहे आपका दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव हो किसी भी ध्रुव पे जो नमन कोण नति कोण का बात करे या नमन कोण की बात करे। ठीक है, एंगल ऑफ दीप की बात करें तो कितना डिग्री आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे बोला है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच
का कालांतर फाय है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? हमने अभी बताया पिछले वाले को जिसमें, तो शक्ति गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? cos फाई बोलते हैं। तो क्या आएगा? डी नंबर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। जिसने भी अल्टरनेटिव करंट को पढ़ा होगा इस क्वेश्चन देख के आराम से बना लेगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं शक नहीं है। चलो हम आगे की बात करते हैं कि प्रतिघात का मात्रा, प्रतिघात समझ रहे हैं? प्रतिघात या प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिबाधा या प्रतिघात घात का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चाहे आपका प्रतिबाधा की बात करें या प्रतिघात की बात करें, दोनों ही एक काम प्रतिरोध की तरह करता है। उसका ऐसे मात्रा क्या है? आपका ओम हो जाएगा, है ना। चलो एस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है? विद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय, ये भी विद्युत चुम्बकीय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये भी है, ये भी है ना, ये नहीं है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये नहीं है, ये आपका हो जाएगा। ये माइक्रोवेव में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या नहीं है? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा जाएगा। जो बीटा किरणें है, बीटा किरणें है, वो आपका क्या नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं होता, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग में वो नहीं होता, ठीक है। चलो अगली बात करते हम लोग। अगर चलिए ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि कांच का वायु का क्रांति कोण थीटा है, ठीक है, तो वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक कितना आएगा? कांच का अपवर्तनांक कितना आएगा? तो हम लोग अगर बात कर लेते हैं वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब आपका हो जाएगा वायु के सापेक्ष में यहाँ पे म्यू, ठीक है, ए और यहाँ क्या है आपका जी, बराबर क्या है आपका साइन आर बट्टे साइन आर। तो क्रांति कोण पूछा है यहाँ पे, उसका क्रांति कोण इनके यहाँ पे साइन सी आ जाएगा, ठीक है। और क्रांति कोण को यहाँ पे क्या देखा? थीटा देकर रखा। तो इसको बता देता हम लोग, ये बराबर क्या है आपका 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। ये आपका क्रांति कोण का ये फॉर्मूला है कांच के सवाल। उसमें देखिएगा क्रांति कोण में फॉर्मूला पढ़ेंगे, वाला पढ़े थे, वहां पर हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करने के बाद। तो क्या मिलता है आपका? कॉसेक थीटा। कांच के सापेक्ष में, ठीक है, हवा के सापेक्ष में कांच का जो अपवर्तनांक है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मिलता है? ये वाला बी नंबर आंसर आता है, राइट आंसर, ठीक है। चलो बी नंबर राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग सब कोई। बी नंबर राइट आंसर है, इसको लगा लीजिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको बनाना पड़ेगा। जहां बनाने की आवश्यकता हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहां बनाने की आवश्यकता पड़ेगा उसे बनाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है। एक लेंस है, R1 R2 होगा। R1 का वैल्यू कितना? दोनों का मान समान दिया हुआ। R1 का वैल्यू आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और R2 का वैल्यू की बात करें अगर, तो इसको हम माइनस में लेंगे, तो ये भी कितना आपका 20 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, अपवर्तनांक का मान दिया 1 पॉइंट इतना। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? इसका फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला आता है न्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस कितना आपका R2 होता है, ठीक। और बात करें यहाँ पे, तो म्यू का जो मान है, तो यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ का माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/20, ठीक है। तो अब यहाँ पे घटा देंगे कितना? 0 कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 2/, कितना आ जाएगा 20, है ना। इसको काट के कितना आएगा 10, इसका नीचे कितना आएगा 10। और हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम लोग 5 बचा यहाँ पे, तो 5 कम 5, 5 दुगुना 5 5 10 से नीचे नीचे बचा, नीचे गुना वाना करते तो 1/, बराबर क्या बच रहा? 10 दूना 20। तो चलो यहाँ बराबर कितना आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है, इसके आंसर 20 में आना चाहिए, 20 में दिया नहीं है। आंसर में क्या आप करवाएंगे, ठीक है, ये आंसर आप करवाएंगे। आगे देख सकते हैं हम लोग, है ना। आगे वाला क्या बोल रहा है देखिए, क्या बोला है कि 4 डायोप्टर वाले क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी में इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा। इसका आवर्धन क्षमता क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता को हम एम से सूचित करते हैं। एम बराबर फॉर्मूला 1+d/f होता है, 1+d/f होता है। और आपको जो दिया हुआ आवर्धन क्षमता का लेंस का जो पावर दिया, तो लेंस का पावर को हम लोग P बोलते हैं। P वाला क्या था? लेंस का पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/f बराबर क्या होगा P, इनके 1/f बराबर एम और एफ का मान कितना दिया आपका? बोलो 4 दिया हुआ। और जो D है, ये जो D है, D आपका किस में आता है? 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में आशा में लिखा है तो 0 कितना आएगा? 25 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर डाल देता हम लोग तो बस आंसर इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1/f का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, आपका 0.25। इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा? 100। इसे कटा देंगे तो नीचे कितना है? 25। यहाँ 25 कट जाएगा तो 1 + 1 बराबर कितना? 2 आएगा, ठीक है। 2 डायोप्टर आएगा इसका आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु का मनुष्य का आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ठीक है, किसी मनुष्य का आंख के रेटिना में बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और क्या होता है आपका? वास्तविक उल्टा। डी नंबर सही आंसर है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगला बात करते हम लोग अगर
48 नंबर में। और एक को दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फटक से। 38 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आपका जो अपवर्तनांक है 1/म्यू का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक के बीच क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ऑलरेडी क्या होगा, ये घटेगा। ये क्या होगा आपका, घटेगा। सारा आपको ऑफिस में सब पढ़ाया गया हो, देख सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में बताना है ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज कैसे बनता तो हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे बात करें अगर यहाँ पे, है ना, इसमें एक दूर छिद्र का पट्टिका का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ एक और बीच का दूरी यहाँ पे डी बोलते हैं, है ना, और इसका छोटा डी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, फ्रिंज मिलता है। क्या मिलता है, फ्रिंज मिलता है। उसको हम लोग बीटा स्विच करते हैं, चाहे हम लोग डार्क फ्रिंज की बात करें या ब्राइट फ्रिंज की बात करें, बीटा स्विच करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है लेमडा बड़ी डी अपन छोटा डी आता है। तो छोटा डी ये दो पट्टिका के बीच का ये दूरी होता है ना, और ये दोनों कांस्टेंट होता है, मतलब ये भी डी वाला, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो बीटा समानुपाती लेमडा होता है। लेमडा यानी कि क्या होगा आप लोग, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई होगा तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होगा। तरंग दैर्ध्य के क्या हो जाए आपका, समानुपाती। ये नंबर क्या हो जाए आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाए आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें हम लोग, अगर छिन्न सीधे कोर से विवर्तन, सीधी कोर से मतलब सीधी कोर से मुड़कर जब विवर्तन होगा तो विवर्तन की जो है ना समान चौड़ाई की होती है नहीं, समान चौड़ाई की, हाँ, समान चौड़ाई की नहीं होती। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 50 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जो 20 को बचा है। उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर नया सेट लेकर आएंगे और बनाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। और आप लोग भी एक सरकारी मॉडल सेट खरीद ले ताकि आपको जो है ना एग्जाम में कोई तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।